हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये पार्ट फर्स्ट है। चलिए तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्रश्न है इसमें कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला यूरोपीय कौन था। तो देखिए, व्यापार के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग से कौन सा यूरोपीय भारत आया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले थे, पुर्तगाली। दूसरा प्रश्न है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डिगामा भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट के स्थानीय शासक थे राजा जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी अर्थात फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। तो देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में भारत आया था। अगला नोट है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। तो भारत में तंबाकू की खेती जो है ये पुर्तगालियों की देन है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस श्रेय करने का भी श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लागू किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति को लागू करने वाले थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के खोजकर्ता को। तो इसमें हम लोग देखेंगे खोजकर्ता और देश को। तो वास्को डिगामा जो है यह भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक यह ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। तो भारत का खोज किया था वास्को डिगामा, अमेरिका का खोज किया कोलंबस और ऑस्ट्रेलिया का खोज किया कैप्टन जेम्स कुक। साथ ही तस्मान का खोज किया था। तस्मान जो है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। बार्थोलोमियो डियाज ये जो है केप ऑफ गुड होप जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, इनका खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। तो नीनो डी कुन्हा के समय में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। आगे नोट है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्ज आमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। तो देखिए, पुर्तगालियों ने क्या किया था कि हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति को अपनाया था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे। तो पुर्तगाली के बाद जो डच लोग आए थे वे हॉलैंड के निवासी थे,
जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो चलिए, सबसे पहला कंपनी था इसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एस्तादो द इंडिया। यह पुर्तगाल का कंपनी था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया। और इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन अर्थात कोच्चि में स्थापित किया था 1498 ईस्वी में। दूसरी कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग कहते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यह ब्रिटेन की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी थी और इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था 1600 ईस्वी में। तीसरी कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। यह कंपनी हॉलैंड की थी और इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में डाला था 1602 ईस्वी में। इन्होंने अपनी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। चौथी कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह डेनमार्क की कंपनी थी और इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में स्थापित किया था। और पांचवी कंपनी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको बोलते हैं द इंडेस ओरिएंटलेस। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह फ्रांस की कंपनी थी और इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1664 ईस्वी में स्थापित की थी। तो 1664 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी को स्थापित की थी। आगे हम लोग देखेंगे यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम। सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय व्यापारी आए थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आया और ब्रिटिश के बाद डेनिश व्यापारी आए, उसके बाद फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश के व्यापारी आए थे। आगे नोट है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी गया। तो देखिए, यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में और यही कंपनी सबसे अंतिम में गया था अर्थात 1961 ईस्वी में यह गया था। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी पहले आई थी और सबसे लास्ट में गया था, तो वो था पुर्तगाली कंपनी। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई। तो ये डचों द्वारा जो है मसालों के निर्यात की जगह कपड़ों के निर्यात पर प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की। तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, बेदरा का जो युद्ध है डच एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय भारत का सम्राट था अकबर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो जहांगीर के दरबार में जो अंग्रेज आए थे वो थे कैप्टन हॉकिंस और यह वर्ष 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। आगे नोट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना
1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, जबकि अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब जो है भारत से भगा दिया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने अपने दरबार से निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो देखिए, वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी करने वाले मुगल बादशाह थे फारूक सियर। फारूक सियर जो है महाधिकार पत्र जारी किया था। आगे नोट है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। तो इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली के जो राजकुमारी थे कैथरीन, उनके साथ हुआ था 1661 ईस्वी में। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप जो है प्रदान कर दिया था। बम्बई द्वीप दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 10 पौंड वार्षिक किराया लेकर के चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख शहरों के संस्थापक को। तो कलकत्ता शहर की स्थापना जो है जॉब चाणार्क ने किया था। कलकत्ता का स्थापना जॉब चाणार्क ने किया था। मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। और बम्बई की स्थापना गेराल्ड आनिंग्यार ने किया था। बम्बई की स्थापना गेराल्ड आनिंग्यार ने किया था। अगला प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। तो देखिए, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। बिहार से उन्हें अफीम और सोरा की प्राप्ति होती थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई? वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रैंक केरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, फ्रैंक केरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। आगे नोट है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो देखिए, भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला पांडिचेरी में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांको मार्टिन। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो सोली के स्थान पर पराजित करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध में
1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये एक्सला सेप्ले की संधि से, जो 1748 ईस्वी में हुई थी, इससे प्रथम कर्नाटक की युद्ध समाप्त हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे कर्नाटक का युद्ध को। कर्नाटक के युद्ध को देखेंगे तो देखिए, प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था ये 1746 और 48 ईस्वी तक चला था। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और यह समाप्त हुआ एक्सला सेप्ले की संधि से, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम अनिर्णित रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1751 से 1755 ईस्वी के बीच। इसका प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि से। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम यह रहा था कि ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक चला था। इसका कारण था कि सप्तवर्षीय युद्ध में औपनिवेशिक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था, और इसकी समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। यह संधि 1763 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो परिणाम था इसमें फ्रांस की पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। आगे नोट है कि अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेजी कंपनी का जो नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नाम बदल कर दिया गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा है। कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। ये 1717 ईस्वी से लेकर के 1727 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर के पद पर रहा था। दूसरा प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिद कुली खां जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? देखिए यहाँ प्रश्न है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो ये थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। अगला प्रश्न है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो देखिए इसमें पूछा जाता है प्रश्न कि ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुआ था। आगे नोट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसने प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो 23 जून 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। उसके बाद से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसका सेनापति मीर जाफर था, जिसने युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था।
अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की प्रभुत्व या ब्रिटिश प्रभुत्व प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां को। ब्लैक हॉल की घटना जो है ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। दूसरा है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। आगे है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम जो है अंग्रेजों का एक प्रकार का कठपुतला ही था। आगे नोट है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, तो उस समय मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलमगीर द्वितीय की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बक्सर के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? यानी बक्सर युद्ध के समय जो था ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो, जबकि प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। आगे नोट है बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ। तो बक्सर का युद्ध जब समाप्त हुआ तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुआ था, जबकि दूसरा संधि जो हुआ था यह रॉबर्ट क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित की गई थी। तो द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे हम लोग देखेंगे
उत्तर का मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक। देखिए बंगाल की स्थापना 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी के बीच हुई थी और इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे निजाम उल मुल्क, जिसे चिनक्लीज खां भी कहा जाता था। उसके बाद भरतपुर का जो स्थापना हुआ था 18वीं शताब्दी में और इसके संस्थापक थे चूड़ामन बदन सिंह। उसके बाद है कर्नाटक की भी स्थापना 18वीं सदी में हुई थी और इसके संस्थापक थे सादत उल्ला खां। उसके बाद है अवध की स्थापना 1722 से 1724 ईस्वी के बीच हुई थी और इसके संस्थापक थे सादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। जयपुर की स्थापना भी 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसके संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। रूहेल पठान की स्थापना भी 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसके संस्थापक थे मुहम्मद खां बंग्स। आगे है मैसूर की स्थापना भी 18वीं सदी में हुई थी और इसके संस्थापक थे हैदर अली। आगे नोट है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो कुशल और कर्मण्यता की नीति का काल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल को माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 में है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। दोस्तों प्यारा सा कमेंट करें, जिसका जवाब आप जानते हैं उसका कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराणा रंजीत सिंह को माना जाता है। सिख साम्राज्य की स्थापना 1799 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो महाराणा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में स्थित थी। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो महाराणा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुआ था। तो अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुआ था। आगे नोट है कि महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों को समान भाव से देखना। तो महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे कि ईश्वर की इच्छा थी, उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली थी। जब महाराजा रंजीत सिंह के एक आंखों की रोशनी चली गई तो उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी एक दूसरी आंख की रोशनी चली गई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था, इसके द्वारा समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़ग सिंह। आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संधियों को। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। बड़गांव की संधि 1799 ईस्वी में हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे
सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी 1803 ईस्वी में हुआ था। पूना की संधि 1817 ईस्वी में, लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में और अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 13 जनवरी 1849 को जो चिलियांवाला युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व लॉर्ड गथ ने किया था। अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो सबसे पहला इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय मैसूर के शासक थे हैदर अली और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेरेल्स्ट था और यह युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास संधि से और मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। इस युद्ध की विशेष बात यह थी कि इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह जो है 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। इसमें जो मैसूर शासक थे ये हैदर अली थे और उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। इस युद्ध की समाप्ति मंगलोर संधि से हुई थी जो कि 1784 ईस्वी में संपन्न हुई थी। और इस युद्ध की खास बात यह है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान के युद्ध में नेतृत्व शुरू हो गया। आगे हम लोग देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। इसमें मैसूर शासक थे टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम संधि से। यह संधि 1792 ईस्वी में हुआ था। विशेष बात यह थी कि इस टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस समय मैसूर शासक था टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी मैसूर सहायक संधि से। विशेष यह है कि टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। आगे नोट है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा जो थे इन्होंने सिख साम्राज्य के महाराजा जो रंजीत सिंह थे उसकी तुलना इन्होंने नेपोलियन से किया था। कि धन निष्कासन के सिद्धांत जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अर्थात 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है
कि पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है कि यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये कार्ल मार्क्स का विचार था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है। तो इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त जो हैं ये इंडिया टुडे पुस्तक को लिखे थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो टिस्को की जो स्थापना की गई थी ये JN टाटा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो सूती वस्त्र की फैक्ट्री जो है काबसजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम जूट मिल सेरामपुर पश्चिम बंगाल में 1885 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम चाय बागान जो है वर्ष 1833 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे नोट है कि प्रसिद्ध इतिहासकार KM पानीकर ने 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज KM पानीकर ने कहा है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। इसमें जो था दो तरह का पद्धति था, एक था तीन कठिया प्रथा, दूसरा था ददनी प्रथा। तीन कठिया प्रथा क्या होता था। तीन कठिया प्रथा में इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य होता था। मतलब ये था कि अगर आपको तीन कठिया प्रणाली में था कि टोटल अगर 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से आपको 3 कट्ठा पर हर हाल में नील की खेती करनी होगी। यह तीन कठिया प्रणाली थी। दूसरा था ददनी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। इस प्रथा के अंतर्गत क्या करता था, ब्रिटिश व्यापारी अर्थात भारतीय उत्पादकों, कारीगर, शिल्पियों आदि से माल लेने के लिए अग्रिम के रूप में धन दे दिया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में 3 तरह की व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया, दूसरा था रैयतवारी व्यवस्था, तीसरा था महालवारी व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग अस्थाई बंदोबस्त को समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहा गया, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक राज्य शामिल था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार के पास होता था, यानी भूमि का अधिग्रहण जमींदार के पास होता था। उसके बाद समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भागों पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। दूसरा है रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था को लाने वाले गवर्नर थे टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम राज्यों में लागू था। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भागों पर रैयतवारी व्यवस्था लागू था, जबकि अस्थाई व्यवस्था 19% भूभागों पर था। इसमें भूमि का मालिक खुद किसान होता था। अगला पॉइंट है इसका कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार किसान को दी गई थी। इसमें जो कर की दर थी ये 33% से लेकर के 55% तक होता था। आगे हम लोग देखेंगे महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था को लागू करने वाला था होल्ट मैकेंजी। ये 1822 ईस्वी में महालवारी व्यवस्था को लागू किया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू था।
समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूभागों पर महलवारी व्यवस्था लागू था। भूमि पर गांव का अधिकार होता था। आगे इसमें है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। इसमें कर की दर 60% तक हो सकती थी। आगे हम लोग देखेंगे कि इस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा, भू राजस्व व्यवस्था का भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव ये पड़ा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। जो पुराने समय से अर्थव्यवस्था का पैटर्न चला आ रहा था वो विघटन हो गया। दूसरा, कृषकों की दरिद्रता बढ़ गई, लोग किसान गरीब होने लगे। कृषि में ठहराव तथा अवनति हो गया। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नई जमींदारों का उदय हुआ। और अगला पॉइंट है इसमें कि कृषि का वाणिज्यीकरण भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो सबसे अधिक क्षेत्रों में लागू की गई थी रैयतवारी व्यवस्था को। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसके से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त का जो सिद्धांत है जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में, ये भू राजस्व के निर्धारण से इनका संबंध है। आगे हम देखेंगे भारत में रेलवे का जनक। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, अर्थात भारत में रेलवे सेवा लागू करने वाले थे डलहौजी। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो प्रथम रेलगाड़ी चली थी बम्बई से थाने 1853 ईस्वी में, और इसको लागू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। आगे नोट है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो थे, इन्होंने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। फार्मिंग सिस्टम का व्यवस्था आरंभ करने वाले थे गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, जिसे इजारेदारी के प्रथा भी कहते हैं। इन प्रथा के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाती थी। चैप्टर 5 है, इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब आरंभ हुआ था। तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण जो है इलाहाबाद की संधि से आरंभ हुआ था, जो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो बंगाल में द्वैध शासन जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। तो प्रश्न पूछा जाता है इनसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जबकि न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1863 में भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था। तो वर्ष 1863 में प्रथम ICS अधिकारी बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ था सत्येंद्र नाथ टैगोर को। आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग। तो सबसे पहला था एचिंसन आयोग। इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी और ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। दूसरा आयोग था इंसलिंगटन आयोग। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। उसके बाद तीसरा आयोग था ली आयोग। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत
संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये ली आयोग के सुझाव पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो भूमि सुधार के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद जो है 1798 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत जो है ये लॉर्ड डलहौजी के नीति के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों की सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अर्थात इस नीति के तहत कि जिन राज्यों का निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुए उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए किसी को भी गोद रखने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिकरण किया? तो अवध का अधिकरण इन्होंने किया आउट्रम रिपोर्ट के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य यानी हड़प नीति के अंतर्गत अधिगृहित किए गए राज्य। तो सतारा राज्य का अधिग्रहण हो गया था 1848 ईस्वी में। जैतपुर का अधिग्रहण 1949 में। संभलपुर का भी 1949 में अधिग्रहण हो गया था। आगे है बघाट राज्य का अधिग्रहण हुआ था 1850 में। उदयपुर का भी 1852 ईस्वी में। झांसी राज्य का 1853 ईस्वी में अधिग्रहण हो गया था। नागपुर का 1854 ईस्वी में और अवध का 1856 ईस्वी में अधिग्रहण हो गया था। अगला प्रश्न है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंध है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है जॉन लॉरेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पेनल कोड कहते हैं, शॉर्टकट में आईपीसी कहते हैं, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता निर्मित की गई थी। आगे नोट है कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि 1876 ईस्वी में दी गई थी राज उपाधि अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था 1880 ईस्वी में, जो भारत का प्रथम अकाल आयोग था। अगला प्रश्न है कि भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ब्रिटिश काल में जो विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया था उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देश है नेपाल 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल पर अधिकार कर लिया था। दूसरा है सिंध पर लॉर्ड एलनबरो जो है 1843 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। भूटान पर 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने अधिकार कर लिया था। वर्मा पर 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन जो है ये अधिकार कर लिया था। आगे नोट है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हो गया था। उस समय डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल। चैप्टर है और इससे 5-10 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं इस चैप्टर को।
तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 ईस्वी की क्रांति जो है ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था और यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक थे कमल और रोटी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था कि इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो मुख्य रूप से इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आगे नोट है कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। तो अंग्रेजों का जो ये दमनकारी नीति था, धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों के कारण ही सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का जन्म दिया। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम स्टर्न। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो पहली घटना थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे। तो सबसे अधिक सैनिक जो भाग लिए थे वो अवध के थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवध। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला नोट है कि केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया। तो रानी लक्ष्मीबाई को कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो है 1897 ईस्वी के क्रांति के नेता थे असम में। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब को किसने अपना सेनापति नियुक्त किया। तो नाना साहब को तात्या टोपे, जिसका पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो बहादुर शाह जफर जो थे इन्होंने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। आगे हम लोग देखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। पहला था इसमें दिल्ली पहला केंद्र था दिल्ली विद्रोही नेता था। इस दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां ये सैन्य नेतृत्व कर रहा था। विद्रोह की तिथि दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह शुरुआत हुई थी और इसका दमनकर्ता थे निकलसन और हडसन। इन दोनों मिलकर के वहाँ दिल्ली के विद्रोह को दबा दिया था।
दूसरा केंद्र था लखनऊ। लखनऊ से विद्रोही नेता थे बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर। विद्रोह तिथि 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था और इसके दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल जो है इस विद्रोह को दबा दिए थे। तीसरा केंद्र था झांसी या ग्वालियर। यहाँ से विद्रोही नेता थे रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। विद्रोह शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को और यहाँ के दमनकर्ता थे जनरल ह्यूरोज। चौथा केंद्र था कानपुर। कानपुर यहाँ विद्रोही नेता थे नाना साहब और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोह तिथि थी 5 जून 1857 को और दमनकर्ता थे कॉलिन कैंपबेल। पांचवा केंद्र है इलाहाबाद। इलाहाबाद के विद्रोही नेता थे लियाकत अली और विद्रोह की तिथि थी 6 जून 1857 को और दमनकर्ता थे कर्नल नील। छठा केंद्र था फैजाबाद। यहाँ विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोह शुरुआत हुआ था जून 1857 को। दमनकर्ता थे कर्नल नील। अगला है केंद्र सातवां जगदीशपुर। जगदीशपुर से विद्रोही नेता थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। विद्रोह की तिथि थी 12 जून 1857। दमनकर्ता थे विलियम टेलर व विसेंट आयर। आठवां केंद्र है बरेली। बरेली से विद्रोही नेता थे खान बहादुर खां। विद्रोह की तिथि थी जून 1857 और दमनकर्ता थे विसेंट आयर। नौवां केंद्र था फतेहपुर। फतेहपुर जो है यहाँ नेता थे अजीम उल मुल्ला और विद्रोह तिथि थी 1857 ईस्वी और दमनकर्ता थे जनरल रेनार्ड। जनरल रेनार्ड यहाँ के दमनकर्ता थे। आगे नोट है कि सन 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इन्होंने इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। तो सन 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। अगला नोट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन कब गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लेने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब जो था ये अंग्रेजों का आलोचक था। आगे नोट है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खां। आगे नोट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश जो थे इन्होंने अंग्रेजों की काफ़ी सहायता की थी। आगे हम लोग देखेंगे 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकों को। सबसे पहला पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। इसके लेखक हैं अशोक मेहता। दूसरा पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनके लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर। अगला बुक है 1857। इसके लेखक थे S.N. सेन। अगला है सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके लेखक हैं R.C. मजुमदार।
अगला पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इसके लेखक थे टी.आर. होम्स। अगला पुस्तक था रिबेलियन 1857, इसके लेखक हैं पी.सी. जोशी। आगे है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसके लेखक थे सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी? तो वी.डी. सावरकर जो हैं, इन्होंने कहा था कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सन 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू. टेलर ने दिया था। अगला प्रश्न है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यह कथन था आर.सी. मजूमदार का कि 1857 का जो क्रांति था यह न तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था न ही, तो ये कहने वाले थे आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। आगे हम लोग देखेंगे 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत को। तो सबसे पहले इसमें इतिहासकार थे डॉक्टर एस.एन. सेन। इन्होंने कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। दूसरे लेखक थे अशोक मेहता। इनका मत था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अगला लेखक हैं वी.डी. सावरकर। इन्होंने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अगला लेखक हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार का कहना था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला लेखक थे सर जॉन लॉरेंस। इनका कहना था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। अगले इतिहासकार थे बेंजामिन डिजराइली। बेंजामिन डिजराइली का कहना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगले इतिहासकार हैं पी. रॉबर्टसन। पी. रॉबर्टसन का कहना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। अगले लेखक हैं टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स का कहना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। अगला लेखक था डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम। इनका कहना था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अगला लेखक है रीज का कहना था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था। तो इन सभी लेखकों के विचारों को याद रखना चाहिए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे नोट है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरेज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली पुरुष थी। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी बहुत ही वीरांगना थी। धन्यवाद। इसमें प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान जो होने वाले वहाबी आंदोलन था इनका मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था और ये नील विद्रोह 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है कि आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए बिरसा मुंडा को आदिवासी नेता या जगत पिता जिसे धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आगे नोट है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह कब तक हुआ था? तो 1855 और 56 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व करता था सिद्धू एवं कान्हू। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जबकि हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया है।
अगला प्रश्न है कि हो विद्रोह कब हुआ था। तो हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता कौन था। तो इसके नेता थे सुरेंद्र साई। आगे नोट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। तो यहाँ हम लोग समझते हैं रामोसी कृषक जत्था, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी और इसके स्थापना करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के ने। दोस्तों हम लोग हर एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन जो कि 1840 से 1872 ईस्वी के बीच हुआ था, किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह जो है ये कूका आंदोलन को संगठित करने का काम किया था। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था। तो देखिए उलगुलान विद्रोह जो था ये बिरसा मुंडा से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे। तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो नील कृषक खास करके चंपारण में नील आंदोलन हुआ था, तो यहाँ पे किसानों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा थी, तो इस पर एक रचित नाटक लिखा गया था जिसका शीर्षक था नील दर्पण और इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये शेरपुर से गारो पहाड़ियाँ तक हुआ था। अगला प्रश्न है कि फारियाजी विद्रोह का नेता कौन था। तो फारियाजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुंगेर के बढ़हरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बढ़हरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था कि बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। आगे नोट है कि मानव बलि प्रथा मोरिया, जिसे मोरिया कहा जाता था, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। आगे देखिए मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह वर्ष 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था। तो संथालों ने मेजर बारो को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सन्यासी विद्रोह को दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में एक दो प्रश्न इनसे आता है। सबसे पहला है चुआर जनजाति विद्रोह। चुआर जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे राजा जगन्नाथ। यह विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र थे वो थे नानभूम व वीरभूम जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं। दूसरा है हो जनजाति विद्रोह। हो जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे राजा प्राहत और यह विद्रोह 1820, 22 और 1832 ईस्वी में हुआ था और हो विद्रोह में प्रभावित क्षेत्र था सिंहभूम व छोटा नागपुर। अगला विद्रोह था भील जनजाति विद्रोह। भील जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सेवाराम त्र्यंबक। यह विद्रोह 1818 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र हुआ वो खानदेश था। अगला विद्रोह है खासी जनजाति विद्रोह। खासी जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमनी। यह विद्रोह 1829 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था खासी पहाड़ी जो कि असम व मेघालय क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कोल जनजाति विद्रोह। कोल जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण। यह विद्रोह 1831 और 32 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो छोटा नागपुर था। अगला विद्रोह है रंपा जनजाति विद्रोह। रंपा जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे अलूरी सीतारा राजू और यह विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था और रंपा विद्रोह में जो प्रभावित क्षेत्र थे वो हैं आंध्र प्रदेश। अगला विद्रोह था खोंड जनजाति विद्रोह। खोंड जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चक्र बिश्नोई। यह विद्रोह वर्ष 1846 और 48 के बीच हुआ था, दोबारा 1855 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो खोंडमल उड़ीसा था। अगला विद्रोह था संथाल जनजाति विद्रोह। संथाल जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू एवं कान्हू।
यह विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था राजमहल पहाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आगे है मुंडा जनजाति विद्रोह। मुंडा जनजाति विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। यह विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर। अगला जो विद्रोह था वो है भील जनजाति विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता थे दौलत सिंह और यह विद्रोह 1914 और 15 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र हैं। आगे इसमें नोट है कि पावना विद्रोह 1873 से लेकर के 76 ईस्वी के बीच के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। तो पावना विद्रोह जो 1873 से 76 ईस्वी तक चला था, इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। प्रश्न है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो वेलुथम्पी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। आगे नोट है कि भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। आगे है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर पर था। आगे है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। अगला प्रश्न है खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो खेरवार आदिवासी आंदोलन वर्ष 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला है प्रश्न कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। दोस्तों पूरा वीडियो देखने पर ही लाभ होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखें। आगे नोट है कि गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लसोड़िया आंदोलन जो था ये गोविंद गिरी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि अहोम विद्रोह जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक चला था किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम विद्रोह जो है असम से संबंधित है। याद रखना आसान होगा, अ से अहोम, अ से असम। अगला प्रश्न है कि राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी। तो कूका आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। आगे नोट है कि बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। तो बिरसा मुंडा किसका स्थापना किया था, एकेश्वरवाद के। आगे हम लोग देखेंगे किसान और नागरिक विद्रोह को। सबसे पहला इसमें कूका विद्रोह जो कि 1840 से 1872 ईस्वी के बीच चला था। यह पंजाब राज्य में चला था। इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल, बालक सिंह, राम सिंह कूका। दूसरा है कच्छ विद्रोह, यह 1816 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। इसके नेतृत्वकर्ता थे भारत मल व झरेज। हालांकि बधेरा विद्रोह भी गुजरात में ही हुआ था 1818 ईस्वी में। अगला विद्रोह है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र में। इसके नेतृत्वकर्ता थे बाबाजी अहोरकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। आगे है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे चितर सिंह वासुदेव बलवंत फरके। अगला है किट्टर विद्रोह। किट्टर विद्रोह जो है 1824 से 1829 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे चेन्मा व रेयप्पा। अगला विद्रोह है पौलीगरों का विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता थे कट्टा वामन। अगला है गंजाम विद्रोह, ये 1800 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता हैं श्रीकर भंज। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है 1820 से 25 ईस्वी के बीच चला था। इसके नेतृत्वकर्ता थे दशरथ हरिया सेवाराम और यह झारखंड में हुआ था। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता हैं बुद्धो भगत। अगला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू एवं कान्हू। अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत। आगे है युआन एवं जुआंग विद्रोह। युआन एवं जुआंग विद्रोह जो है 1867 से 68 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता हैं रन नायक। अगला है चेगे विद्रोह। चेगे विद्रोह जो है 1801 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता हैं भूषण सिंह। अगला है खोंड विद्रोह।
खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में हुआ था, इसके नेतृत्व करता है चक्र बिसोई। अगला है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है बक्सी जगबंद। अगला है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह 1879-80 के बीच हुआ था, इसके नेतृत्व करता है टोमा सोरा। अगला है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी के बीच हुआ था, इसके नेतृत्व करता है सीताराम राजू। आगे है चेंचू आदिवासी आंदोलन, ये 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। अगला है अहोम विद्रोह, जो कि असम में हुआ था और इस 1828 ईस्वी में, और इसके नेतृत्व करता है गोमधर कुंवर। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है 1828 से 33 ईस्वी के बीच हुआ था और इसके नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह। आगे है संभलपुर विद्रोह। संभलपुर विद्रोह 1833 से 62 ईस्वी तक चला था और इसके नेतृत्व करता है सुरेंद्र साई। आगे है नागा विद्रोह। नागा विद्रोह जो है 1931 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है रानी गोंडिल्यू। आगे है बहावी विद्रोह, यह 1830 से 60 ईस्वी तक चला था और इसके नेतृत्व करता है सैयद अहमद बरेलवी। आगे है सन्यासी विद्रोह, ये 1970 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है सन्यासी गिरी संप्रदाय। आगे है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है मजनू शाह चिराग। आगे है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है करम शाह टीपूमार। आगे है फारियाजी विद्रोह। फारियाजी विद्रोह जो है 1820 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्व करता है दादू मियाँ। आगे नोट है कि गोगी नेनी रंगा बाइकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो गोगी नेनी जो है रंगा बाइकुल, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, संसद के नेता भी थे और भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। सबसे पहला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह में प्रथम चरण जो था 1836 से 1854 ईस्वी तक चला था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था ये मालाबार था और मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे KN हाजी। कारण था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। दूसरा है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है 1859-60 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। कारण यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। अगला है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 ईस्वी के बीच हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बंगाल। पावना विद्रोह के नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। कारण था कि अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। अगला है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है 1874 से 75 ईस्वी तक चला था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले। नेतृत्व करता थे बाबा साहेब देशमुख। कारण था इसमें रैयतवारी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदाई को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान के दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह विद्रोह हुआ था। पांचवा विद्रोह है सबसे महत्वपूर्ण चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। कारण था इसमें तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। तीन कठिया प्रणाली मतलब होता है कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना, ये तीन कठिया प्रणाली है। अगला है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था गुजरात का खेरा। इसके नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। सातवां है अवध किसान आंदोलन। ये 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। इसके नेतृत्व करता थे झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। कारण था इसका कि अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम के लगान में बढ़ोतरी। अगला है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 और 22 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र था बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। एका आंदोलन के नेतृत्व करता थे मदारी पासी। कारण था लगान में वृद्धि। अगला है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो द्वितीय चरण है और ये 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र था मालाबार। नेतृत्व करता थे अली मुदालिया। कारण था अधिक लगान व बेदखली। 10वां है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था।
प्रभावित क्षेत्र था सूरत का बारदोली तालुका। नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और कारण था लगान में बढ़ोतरी का। और 11वां है पंजाब में किसान आंदोलन। ये हुआ था 1930 से 40 ईस्वी के बीच में। इस आंदोलन में जो प्रभावित क्षेत्र था जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लेलपुरा, शेखपुरा। नेतृत्व करता था इसका मोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। कारण था इसका कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ये तत्कालिक कारण था। अगला है तेभाग आंदोलन। ये 1946 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो प्रभावित क्षेत्र हैं दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। इसके नेतृत्व करता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कारण था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। अगला है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी के बीच चला था। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र थे वो तेलंगाना थे। इसके जो नेतृत्व करता थे, इसमें सामूहिक नेतृत्व करता था। कारण था निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। आगे नोट है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। तो भूदान कि व्यक्तिगत प्रयास से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिक्षा हेतु कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1874 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आगे नोट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलिंग्स ने। और कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी अभिज्ञान शकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि आंगल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? आंगल प्राच्य विवाद जो है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से है। आगे है नोट, भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंगलवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के संबंध में व्याख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक थे ऑकलैंड। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अगला प्रश्न है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र को, जो कि 1854 ईस्वी में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि वुड घोषणा पत्र। देखिए, वुड घोषणा पत्र को वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो ये वर्ष 1857 ईस्वी में किया गया था। आगे नोट है कि मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू नॉलेज के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो मनुस्मृति का सीधा संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में हुआ था और उसका नाम दिया गया था एक कोड ऑफ जेंटू नॉलेज, जेंटू लॉज, नॉलेज में लॉज। अगला प्रश्न है कि पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय का कहना था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। आगे नोट है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो देखिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में की थी, लेकिन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख शिक्षा आयोग। तो चलिए, सबसे पहले है चार्ल्स वुड डिस्पैच। ये 1854 ईस्वी में आया था और ये उस समय गवर्नर जनरल थे डलहौजी। दूसरा था हंटर आयोग, ये 1882 ईस्वी में आया था और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। अगला था रेले आयोग। रेले आयोग जो है 1902 ईस्वी में आया था। यह विश्वविद्यालय आयोग था। यह उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अगला है सेडलर आयोग। सेडलर आयोग 1917 ईस्वी में आया था। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे है इंचकैप आयोग। इंचकैप आयोग 1923 ईस्वी में आया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। आगे है हार्डिंग समिति, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यह 1929 ईस्वी में आया था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। अगला है लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग जो है 1929 ईस्वी में आया था। यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। अगला है सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग जो है 1944 ईस्वी में आया था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेबेल। अगला है राधा कृष्णन आयोग। ये 1948 ईस्वी में आया था और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे नोट है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। तो वर्धा योजना किस चीज़ से संबंधित थी? शिक्षा से संबंधित थी। और वर्धा योजना किसके द्वारा लाया गया था? गांधी जी के द्वारा। कब लाया गया था? 1937 ईस्वी। धन्यवाद। प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो द बंगाल गजट वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो ज्ञान प्रदायनी पत्रिका का संस्थापक नवीन चंद्र राय थे। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी?
तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। अगला प्रश्न है कि रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आगे नोट है कि वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट एक ऐसा समाचार पत्र था जो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। आगे नोट है कि कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिए आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। बिचौलिए आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया था विजय सिंह पथिक ने, और ये प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? तो मिरात उल अखबार जो था यह फारसी भाषा में लिखित अखबार था। यह राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो रॉबर्ट नाइट जो है स्टेट्समैन पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लिप्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जो लॉर्ड लिप्टन के द्वारा लागू किया गया था। आगे नोट है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। तो वंदे मातरम समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू भाषा में 1920 ईस्वी से लाहौर से शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला प्रश्न है कि लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार जो था ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? तो वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष का संबंध था। अगला प्रश्न है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर पत्रिका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। आगे नोट है कि नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वो हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका के संपादक थे, जो नील आंदोलन का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अगला प्रश्न है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशन अखबारों का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन नेशन अखबारों का प्रकाशन पटना से होता था। आगे नोट है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। आगे नोट है कि अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था, यानी अभ्युदय पत्रिका के बाद लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। सबसे पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट 1780 ईस्वी से प्रकाशित होने लगा था। बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था बंगाल गजट, और इसकी भाषा थी अंग्रेजी।
दूसरा पत्रिका था बंगाल गजट, ये भी था। ये 1816 ईस्वी से प्रकाशित होने लगा था और इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्रिका है समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। समाचार दर्पण 1818 से प्रकाशित होता था और दिग्दर्शन भी 1818 से ही प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे मार्क्समैन और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इस समाचार पत्र की भाषा थी बंगाली। अगला पत्र है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो कि 1821 ईस्वी से प्रकाशित होती थी, जो कि बंगाली में लिखी गई थी, जबकि मिरातुल अखबार ये 1822 ईस्वी से प्रकाशित होती थी, जिसकी भाषा फारसी थी और इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला समाचार पत्र है बॉम्बे समाचार, जो कि 1822 ईस्वी से प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे फरदुनजी मर्जबान और यह मुंबई से प्रकाशित होती थी और इसकी भाषा गुजराती थी। छठा समाचार पत्र है बंगदत्त। बंगदत्त जो है 1830 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और बंगदत्त की भाषा बंगाली थी। अगला पत्र पत्रिका है जामे जमशेद। जामे जमशेद जो है 1831 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे PM मोतीवाला और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा फारसी थी। आठवां पत्र पत्रिका है रफ्त गुप्तार। रफ्त गुप्तार जो है 1851 से प्रकाशित होती थी और इसकी भाषा गुजराती थी। यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। साथ ही इसके संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। अगला पत्र पत्रिका है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जो है 1852 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। यह अहमदाबाद से छपती थी और इसकी भाषा गुजरात थी। इसके संस्थापक थे करसोम दास मुलजी। 10वां पत्र पत्रिका था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो है ये 1853 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे गिरीशचंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो है 1859 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे ईश्वरचंद विद्यासागर और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इनका भाषा जो था वो बंगाली था। अगला पत्र पत्रिका है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर जो है यह 1861 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे अंग्रेजी प्रेस और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी और इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 14वां पत्र पत्रिका है इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश जो है 1862 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे जस्टिस रानाडे। यह बम्बई से प्रकाशित होती थी और इसका भाषा मराठी था। अगला पत्र पत्रिका था नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन जो है 1864 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे BN मांडले और यह बम्बई से प्रकाशित होती थी। इनकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है पायनियर। पायनियर जो है 1865 ईस्वी से छपती थी। इसके संस्थापक अंग्रेजी प्रेस थे और यह इलाहाबाद से छपती थी। साथ ही इनका भाषा अंग्रेजी था। अगला पत्र पत्रिका है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है 1867 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह वाराणसी से छपती थी और इसकी भाषा हिंदी थी। अगला पत्र पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल घोष, शिशिर घोष। स्थान कलकत्ता से और भाषा था इनका बंगाली। अगला पत्र पत्रिका है मद्रास मेल। मद्रास मेल जो है 1868 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे अंग्रेजी प्रेस। यह मद्रास से छपती थी और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है बंग दर्शन। बंग दर्शन जो है यह 1873 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे बंकिम चंद्र भट्ट। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा बंगाली थी। 21वां पत्र पत्रिका है द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून जो है 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे सरदयाल सिंह मजीठिया। यह लाहौर से छपती थी और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला पत्र पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है यह 1877 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसका संस्थापक था बालकृष्ण भट्ट और यह स्थान था वाराणसी। भाषा हिंदी। 23वां पत्र पत्रिका है हिंदू। हिंदू पत्रिका जो है 1878 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक हैं वी राघवाचारी। यह मद्रास से प्रकाशित होता था। साथ ही इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 24वां पत्र पत्रिका है बंगाली। यह 1879 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। संस्थापक थे SN बनर्जी। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी।
25वां पत्र पत्रिका है बंगवासी, जो कि 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे जोगिंदर नाथ बोस। यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इसकी भाषा बंगाली थी। 26वां पत्र पत्रिका था मराठा, जो कि 1881 ईस्वी से प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक और यह बम्बई से छपती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 27वां पत्र पत्रिका है केसरी। केसरी जो है 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती थी और इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। यह बम्बई से छपती थी और इनका भाषा मराठी थी। 28वां पत्र पत्रिका है इंडिया। इंडिया जो है 1890 से छपता था और इसके संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। यह बम्बई से छपता था और इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 29वां पत्र पत्रिका है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है 1899 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह दिल्ली से छपती थी और इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 30वां पत्र पत्रिका है इंडियन रिव्यू। ये 1900 ईस्वी में छपती थी और इसके संस्थापक थे G.A. नटेशन। यह मद्रास से छपती थी, साथ ही इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 31वां पत्र पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और यह दक्षिण अफ्रीका से छपता था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। 32वां पत्र पत्रिका है इंडियन सोशलॉजिस्ट। इंडियन सोशलॉजिस्ट जो है 1905 ईस्वी से प्रकाशित होता था। इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह लंदन से छपता था। इनकी भाषा अंग्रेजी थी। 35वां पत्र पत्रिका है युगांतर। युगांतर जो है 1906 ईस्वी से छपता था। इसके संस्थापक थे भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष। यह कलकत्ता से छपती थी। इसकी भाषा बंगाली थी। 34वां पत्र पत्रिका था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है 1909 ईस्वी से प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह पेरिस से छपती थी। इसकी भाषा अंग्रेजी थी। और 35वां पत्र पत्रिका है प्रताप। प्रताप जो है 1910 ईस्वी से प्रकाशित होता था और इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप कानपुर से छपता था, साथ ही इसकी भाषा हिंदी थी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।